दोस्तों, इस पृथ्वी पर तरह तरह की रहस्यमयी चीजें मौजूद हैं और उन्हीं में से एक विचित्र अदृश्य शक्ति पर बेस्ड है हमारी आज की कहानी, जिसे देखकर आप भी इसके ट्विस्ट और थ्रिलर के फैन हो जाएंगे। मूवी का नाम है बर्ड बॉक्स, जो कि आधारित है 2014 में तबाही मचाने वाली एक शानदार नोवेल बर्ड बॉक्स के ऊपर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक अनजान व्यक्ति की आवाज से होती है, जो कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पर एक सुरक्षित जगह है, खाने के लिए खाना है और अपनों का एक छोटा सा समूह है जहाँ दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। तुम यहाँ पर पूरी तरीके से सेफ रहोगे, मगर यहाँ पहुँचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तुम्हें नदी के सहारे पहुँचना पड़ेगा, जो कि कठिनाइयों से भरा एक लंबा सफर होने वाला है। इसके बाद हम मैलोरी हायज नाम की एक महिला को देखते हैं, जो अपने दोनों बच्चों को बता रही थी कि वो लोग एक लंबे सफर की ओर निकलने वाले हैं। उनकी आंखों में पट्टी बंधी होगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। उन्हें किसी भी कीमत पर उस पट्टी को नहीं हटाना है, यहाँ तक कि अगर किसी चीज की आवाज भी सुनाई देती है तो भी वो पट्टी नहीं हटाएंगे, और अगर गलती से भी उन्होंने ये अनर्थ किया तो वो मारे जाएंगे। फिर मैलोरी अपने बच्चों के साथ उनकी आंखों में पट्टी बांधती है और ये तीनों के तीनों नदी के पास पहुंचकर अपना सफर शुरू करते हैं। लेकिन ये कहाँ जा रहे थे और उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी हुई थी, ये राज आपको वीडियो के साथ साथ आगे पता चलेगा। अब यहाँ से कहानी 5 साल पहले चली जाती है, जहाँ पर संसार में सब कुछ सामान्य था। मैलोरी अपने घर में आराम से पेंटिंग कर रही थी, तभी उसकी बहन जेसिका उससे मिलने आती है और बातों ही बातों में हमें मालूम पड़ता है कि मैलोरी प्रेग्नेंट है और आज उसे अपना चेकअप करवाने के लिए जाना है। यहाँ जेसिका टीवी ऑन करते हुए बहन को बताती है कि न जाने दुनिया में लोगों को क्या हो गया, हर कोई अपनी जान लेने को तुला हुआ है। हैरानी की बात तो यह है कि कोई भी डॉक्टर या फिर साइंटिस्ट इसके पीछे की असली वजह का पता नहीं लगा पाया था। मैलोरी इन सब अफवाहों को नजरअंदाज करके अपनी बहन के साथ अस्पताल पहुंचती है, जहां चेकअप करके डॉक्टर उसे बताती है कि उसका बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। मगर ना जाने क्यों मैलोरी ये खबर सुनकर इतनी खुश नहीं थी। शायद वो इसके लिए तैयार नहीं थी और यही कारण था कि वो इस बच्चे को डोनेट करने की सोच रही थी। अल्ट्रासाउंड रूम से निकलने के बाद अस्पताल के बाहर वो एक अजीब सी घटना देखती है। एक महिला जानबूझकर अपना सर शीशे में मारकर खुद को मौत के हवाले करने में लगी थी। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है और अपनी बहन के साथ घर की तरफ जाने लगती है। लेकिन रास्ते में तो हालात और भी बदतर थे। चारों तरफ इंसान सिर्फ खुद की ही जान लेने पर तुला हुआ था। रास्ते भर में तबाही मची थी, जिसे देखकर दोनों बहनें काफी डर जाती हैं और देखते ही देखते न जाने कैसे जेसिका कोई अजीब सी चीज देख लेती है और उसकी आंखों की रंगत बदल जाती है। वो खुद अपनी गाड़ी ले जाकर दूसरी गाड़ी की तरफ ठोकने लगती है, मानो उसे भी वो बीमारी लग गई है जो अन्य लोगों को लगी हुई है। मैलोरी उसे ऐसा करने से मना करने की बहुत कोशिश करती है, मगर जेसिका कहाँ मानने वाली थी और नाना करके भी वो अपनी गाड़ी को एक दूसरी गाड़ी में ठोक देती है, जिससे दोनों को बहुत ज्यादा चोट तो नहीं आती। मगर जैसे ही मैलोरी अपनी बहन को देखती है, वो उठकर एक ट्रक के सामने जाकर अपनी जान दे देती है। ये भयानक मंजर मैलोरी को अंदर से हिला देता है। वो बाकी लोगों की तरह अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है और भगदड़ होने की वजह से वो जमीन पर गिर जाती है। तभी रोजी नाम की एक महिला उसकी मदद करने के लिए आगे आती है, मगर जैसे ही रोजी की नजर आसमान पर जाती है, न जाने उसे क्या हो जाता है और वो मैलोरी को वहीं छोड़कर खुद एक जलती हुई गाड़ी के अंदर बैठकर ब्लास्ट में दम तोड़ देती है। इस महिला का पति डोगलस अपने घर के भीतर से ये सब कुछ देख रहा होता है, पर वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता था। वहीं दूसरी तरफ मैलोरी को बचाने के लिए वहाँ टॉम नाम का एक आदमी आता है और उसे एक घर में लेकर जाता है, जहाँ पर उनकी तरह कुछ और भी लोग मौजूद थे। ये सभी के सभी सहमे हुए थे और अपने अपने परिवार के लिए परेशान थे। वो उनसे बात करने की कोशिश में लगे हुए थे, पर कहीं भी नेटवर्क न होने की वजह से वो उनका हालचाल भी नहीं ले पा रहे थे। उधर टीवी पर न्यूज आती है कि पूरी दुनिया में अब इस तरह की घटनाएं होना शुरू हो गई हैं, जिसके कारण हर जगह इमरजेंसी लग चुकी है और सभी को अपने अपने घरों में रहने की सलाह दी गई है। साथ ही सोशल मीडिया से दूर रहकर रेडियो इस्तेमाल करने की अपील की गई थी। ये सुनते ही वो सभी अपने अपने मोबाइल फोन्स को बंद कर देते हैं और घरों की खिड़कियों को न्यूज़पेपर से ढक देते हैं, ताकि भूल कर भी किसी की आंखें खिड़की के दूसरी तरफ आसमान पर ना पड़े। कहानी अब प्रेजेंट में आती है, जहां हम मैलोरी को अपने बच्चों के साथ देखते हैं। वो पिछले 6 घंटों से नाव में है और वो अपने साथ लाई चिड़ियों को पानी पिलाती है। साथ ही साथ रेडियो में संपर्क करने की कोशिश भी कर रही होती है, लेकिन तभी उनकी पालतू चिड़िया जोर जोर से आवाज करने लगती है और यहाँ उसे किसी अनजान चीज की आवाज आ रही होती है, जो कि उसका नाम पुकार रही होती है। मगर मैलोरी इससे डरती नहीं है
बल्कि अपने सफर को आगे की तरफ जारी रखती है। कहानी दोबारा से एक बार फिर से अतीत में चली जाती है और इस घटना को अब 3 दिन बीत चुके हैं। सभी लोग उसी घर में अपने दिन बिता रहे थे। इसी दौरान रेडियो पर चेतावनी देते हुए बताया जाता है कि जितना हो सके सभी लोग घर के अंदर रहें और भूल से भी बाहर की ओर ना देखें। तभी वहाँ ओलिविया नाम की एक प्रेग्नेंट औरत घर में दाखिल होती है। देखने में तो वो पूरी तरह से स्वस्थ लग रही थी, लेकिन फिर भी वो लोग उसे अपने साथ रखने पर विचार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर कोई भी इन्फेक्टेड आदमी उनके पास आया तो उनको भी उससे खतरा हो सकता है। ओलिविया खतरा बने ना बने, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी मुसीबत घर में खत्म हो रहा खाना था। हालांकि सुपरमार्केट घर के बिल्कुल नजदीक ही था, लेकिन वहाँ तक जाना मौत के दरवाजे को दस्तक देने के बराबर था। तभी इस घर का मालिक ग्रेग उनसे कहता है कि क्यों ना हम कैमरे को देखते हुए घर के बाहर निकलें और सुपरमार्केट चले जाएं। क्या पता ये तरकीब काम कर जाए। मगर कोई भी इसके लिए रेडी नहीं था। सभी के सभी ग्रेग को ऐसा करने के लिए मना करते हैं, पर वो नहीं मानता और ट्राई करने के लिए घर के सीसीटीवी कैमरे से उस विचित्र चीज को देखने का फैसला करता है। ग्रेग अब कंप्यूटर सिस्टम के सामने बैठ जाता है और बाकी लोग उसे कुर्सी से बांध देते हैं ताकि चाहकर भी वो खुद को नुकसान ना पहुंचा सके। यहाँ जैसे ही कंप्यूटर खुलता है वो सामने एक अजीब से साए को देखता है, जिसके बाद उसकी आंखों का नजरिया अपने आप बदलने लगता है और देखते ही देखते पत्थर पर सर पटक पटक कर वो अपनी जान ले लेता है। वहाँ खड़े सभी लोग इस नजारे को देखकर दहशत में आ जाते हैं और उन्हें विश्वास हो जाता है कि चाहे नंगी आंखों से देखे या फिर चश्मा लगाकर, ये साया उनकी जान लेकर ही मानेगा। अब फिर से हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर अब मैलोरी को सफर तय करते हुए 14 घंटों से ज्यादा हो चुके थे, पर अभी भी वो मंजिल तक नहीं पहुँची थी। यहाँ उससे कोई बार बार बोल रहा होता है कि अपनी आंखों से पट्टी निकाल दो, वो सब कुछ देख सकती है, लेकिन मैलोरी उसकी एक भी नहीं सुनती। तो वो व्यक्ति उसके नजदीक आकर आंखों से पट्टी निकालने लगता है, लेकिन मैलोरी बड़ी ही बहादुरी के साथ उसका सामना कर करके उसको वहीं मार डालती है और फिर अपने सफर के लिए आगे निकल पड़ती है। कहानी दोबारा से फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर ग्रेग की मौत से सभी दुखी थे और खाना खत्म होने की वजह से चिंतित भी थे। यहाँ सभी के सभी डिसाइड करते हैं कि वो लोग कार की मदद से बगल के सुपरमार्केट में जाएंगे। टॉम एडवाइस देता है कि हम लोग कार को पहले पेपर से कवर कर लेंगे और फिर जीपीएस की मदद से सुपरमार्केट के अंदर पहुँचेंगे। इसके बाद सभी कार को कवर करने लगते हैं और फिर राशन लेने के लिए बाहर निकलते हैं। रास्ते में उनकी टायर के नीचे ना जाने कितनी लाशें आ जाती हैं, मगर इसकी परवाह ना किए बगैर वो आगे बढ़ते रहते हैं। गाड़ी का सेंसर उन्हें समय समय पर सही दिशा दे रहा होता है। रास्ते में वो शैतानी साया भी उन्हें घेर लेता है और खूब परेशान करता है, पर इन मुश्किलों से पार आकर वो लोग आखिरकार सुपरमार्केट के अंदर दाखिल हो जाते हैं। यहाँ पहुंचकर वो सबसे पहले सारे दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर देते हैं और खाने का सारा राशन इकट्ठा करने लगते हैं। ये मार्केट इतना बड़ा था कि इसमें उन्हें जरूरत की सभी चीजें मिल जाती हैं। इसी दौरान मैलोरी को पिंजरे में कुछ चिड़िया मिलती हैं, जिन्हें वो अपने पास रखती है और ये वही चिड़िया होती हैं जिसे वो अपने साथ वर्तमान में लेकर जा रही होती है और उन्हें ही पानी पिला रही थी। सभी सामान लेकर वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं कि चार्ली का एक दोस्त उन्हें देखकर जबरदस्ती दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करने लगता है। सब उसे रोकते हैं, लेकिन वो नहीं मानता और उन्हें बार बार बाहर जाकर देखने को कहता है। उसकी बातों से ही समझ में आ जाता है कि वो इन्फेक्टेड हो चुका है, पर सोचने वाली बात ये थी कि उसने भी अभी तक अपनी जान क्यों नहीं ली थी, और वो आदमी जो मैलोरी को नदी के रास्ते में मिला था उसने भी अपनी जान क्यों नहीं ली। यहाँ चार्ली साथियों की जान बचाने के लिए अपने दोस्त को धक्का देते हुए बाहर चला जाता है और फिर कुछ देर बाद खुद की भी जान ले लेता है। चार्ली का ये बलिदान जाया नहीं जाता। आखिरकार वो सभी खाने की सप्लाई लेकर एक बार फिर से अपने घर पर आ जाते हैं, मगर अगले रोज उन लोगों को मालूम पड़ता है कि इन लोगों के साथ रहने वाला एक कपल फेलिक्स और लकी गाड़ी और खाने को लेकर वहाँ से फरार हो गए हैं, जिसके चलते सभी को काफी अफसोस होता है, क्योंकि एक गाड़ी ही थी जिसके चलते वो लोग अपने खाने की व्यवस्था कर रहे थे। वहीं वर्तमान में हम देखते हैं कि मैलोरी को बोटिंग करते हुए 24 घंटे से ज्यादा हो गए थे और सभी काफी थक चुके थे, लेकिन मैलोरी अच्छे से जानती थी कि रुकने का मतलब मौत है। वो चलती रहना चाहती थी जब तक कि उसे मंजिल ना मिल जाए। इसी दौरान उसकी टक्कर सामने पड़ी एक बोट से हो जाती है, जिसकी वजह से उसका बेटा पानी में गिर जाता है, लेकिन अपनी सूझबूझ से मैलोरी उसे बचाने में कामयाब होती है। बेटे की जान तो बच जाती है, लेकिन उनका खाना और पीने का साफ पानी नदी में बह जाता है। तभी एक आवाज को सुनकर मैलोरी नाव को नदी के किनारे पर लाती है और अपने बच्चों से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोग आंखों से पट्टी मत निकालना, मैं अभी आ रही हूँ। वो ढूंढते ढूंढते नजदीकी के घर में जाती है और खाने पीने का सामान खोजने लगती है। इसी बीच वहाँ पर शैतानी दृश्य पहुँच जाता है,
जिसकी आवाज सुनकर मेलोरी अपने बच्चों को बचाने के लिए वापस बोट की तरफ भागती है। वो शैतान मेलोरी को परेशान करना शुरू कर देता है, जिससे घबराकर वो अंधेरे में गोलियां चलाने लगती है, पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। गोली की आवाज सुनकर बेटी खुद को रस्सी से बांधकर अपनी माँ को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चल देती है, जहाँ पर उसे वो शैतान मिल जाता है। लेकिन इससे पहले कि कुछ गड़बड़ होती, मेलोरी नाव के पास पहुंचकर रस्सी से खींचकर अपनी बेटी को बचा लेती है और उसे खूब डांटती है। उधर अतीत में एक दूसरे का दुख बांट रहे टॉम और मेलोरी काफी करीब आने लगते हैं। रात में ओलिविया एक अजनबी आदमी को अपने घर के अंदर दाखिल होने देती है, जिसका नाम गैरी होता है। डॉगलस उसे ऐसा करने से मना भी करता है, लेकिन वो नहीं मानती और ये सभी देखकर काफी परेशान हो जाते हैं। गैरी उन लोगों से विनती करते हुए कहता है कि मैं अपने सुरक्षित दोस्तों के साथ आप ही लोगों की तरह ऐसे ही घर में छुपकर रहता था, लेकिन कुछ दिन पहले उनके घर में कुछ पागल इन्फेक्टेड लोग घुस गए और उन्होंने जबरदस्ती उन सभी की आंखें खोलकर शैतान को दिखाया, जिसके चलते सभी ने खुदकुशी कर ली। पर मैं किसी तरह वहाँ से बचकर भाग पाया। साथ ही साथ वो उन्हें ये भी बताता है कि पागल लोगों के ऊपर उस शैतान का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उनका दिमाग पहले से ही काम नहीं कर रहा होता और इसी वजह से वो खुदकुशी नहीं कर रहे हैं। सभी उसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन डॉगलस को अभी भी गैरी की बातें झूठी लग रही थी। वो उससे फौरन ही घर छोड़ने को कहता है, लेकिन तभी चैरल उसके सर पे वार करके उसे बेहोश कर देती है और उसे गैराज में बंद कर देती है। पर हकीकत में वो शायद सही कर रहा था, क्योंकि इसके कुछ ही दिनों बाद हमें गैरी का असली चेहरा दिखने को मिलता है। कुछ दिनों बाद मेलोरी और ओलिविया की डिलीवरी का दिन नजदीक आ जाता है और वो दोनों एक साथ बच्चे को जन्म देती हैं। मेलोरी ने यहाँ एक बेटे को जन्म दिया था, वहीं ओलिविया ने एक बेटी को। वहीं दूसरी तरफ गैरी शैतान के ना जाने कितने चेहरे ड्रॉ करता और फिर उन बर्ड्स को ले जाकर एक फ्रिज में डाल देता और खिड़कियों पर लगे हुए सभी पर्दों को भी फाड़ने लगता है, जिससे पूरे घर में रोशनी आ जाती है। डॉगलस ये सब देखकर समझ जाता है कि गैरी भी इन्फेक्टेड है और वो टॉम को उन चिड़ियों को फ्रिज से निकालने के लिए कहता है। टॉम भी कुछ ऐसा ही करता है, लेकिन तभी पीछे से गैरी आकर उस पर वार कर देता है। गैरी यहीं पर नहीं रुकता, वो ऊपर जाकर ओलिविया के कमरे के पर्दे और पेपर भी हटाने लगता है, जिसे देखकर ओलिविया भी इन्फेक्टेड हो जाती है और वो खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है। वहीं अब गैरी बूढ़ी चैरिल के पास जाता है और उसकी आंखों को जबरदस्ती खोलकर आसमान की तरफ देखने के लिए मजबूर कर देता है, जिसके बाद वो भी खुद की जान ले लेती है। अब गैरी का अगला निशाना मेलोरी और उसके साथ मौजूद ओलिविया की बेटी होती है। जैसे ही गैरी उसकी तरफ आगे बढ़ता है, पीछे से डॉगलस शॉटगन लेकर उसके सामने आ जाता है, लेकिन खिड़की खुली होने की वजह से उसे अपनी आंखें बंद करनी पड़ती हैं, जिसका फायदा उठाकर गैरी उसे भी मारकर मौत के घाट उतार देता है। लेकिन वो तो भला हो टॉम का, जो सही समय पर आकर मेलोरी की जान बचा लेता है। यहाँ से कहानी 5 साल बाद में शिफ्ट होती है, जहाँ मेलोरी टॉम और उन दोनों बच्चों के साथ शहर से दूर जंगल में रह रही होती है। यहाँ वो अपने बच्चों को हर तरह की सर्वाइवल स्किल्स सिखा रही होती है और आने वाली मुसीबत के लिए तैयार कर रही थी। वहीं अभी भी गैरी जैसे कुछ पागल लोग मंडरा रहे थे और नॉर्मल लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। एक रोज टॉम के पास वॉकी टॉकी में एक सिग्नल आता है, जिसमें रिक नाम का कोई व्यक्ति उसे बता रहा होता है कि उनकी जगह पूरी तरीके से सुरक्षित है। साथ ही वहाँ पर इन्होंने खाने पीने की सारी व्यवस्था करके रखी है। हालांकि ये जगह काफी दूर है, लेकिन अगर वो नदी के बहाव के साथ आए तो 2 दिन में वहाँ पहुँच जाएंगे। और तो और उन्हें यहाँ पर अलग अलग चिड़ियों की आवाजें सुनाई देगी, जिसके सहारे यहाँ पर आसानी से पहुँचा जा सकता है। टॉम तो अपना मन बना लेता है, लेकिन मेलोरी इस फैसले से नाखुश थी। उसे लगता है कि ये उन्हीं पागलों की कोई चाल है, क्योंकि आज से 5 साल पहले वो गैरी नाम के ऐसे ही पागल के चक्कर में फंस गई थी। शाम को जब टॉम बच्चों को कहानी सुना रहा होता है, तो मेलोरी उसके पास आकर कहती है कि तुम बच्चों को वो कहानी मत सुनाओ जो वो जिंदगी में कभी कर नहीं सकते। जिस पर टॉम कहता है कि हम उनके साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं, उन्हें सर्वाइवल के साथ साथ खुश रहना भी सीखना पड़ेगा। तुमने उन्हें खोने के डर से अभी तक उनका नाम भी नहीं रखा है, बस बेटा और बेटी कहकर पुकारती हो। आखिर ये कितना सही है। टॉम की बातें सुनकर मेलोरी को काफी अफसोस होता है, लेकिन वो करे भी तो करे क्या। ये सब कुछ वो उनकी भलाई के लिए ही तो कर रही थी। अगली सुबह जब टॉम बच्चों के साथ कहीं जा रहा होता है, तभी वहाँ पागलों की एक टोली आकर रुकती है और उन लोगों पर हमला करने लगती है। टॉम मेलोरी और बच्चों को एक जगह छुपाकर उनका सामना करने के लिए आगे बढ़ता है, पर मामले की गंभीरता को देखकर मेलोरी को वहाँ से भागने के लिए कहता है। बदकिस्मती से इन पागलों में से एक मेलोरी को भागता हुआ देख लेता है और उसकी तरफ आगे बढ़ता है, तो टॉम उन्हें वहीं पर गोली मार देता है, लेकिन इस दौरान वो खुद भी घायल हो जाता
जाता है और अपनी मौत को नजदीक देखकर आंखों से पट्टी निकालने का फैसला करता है, क्योंकि अब उसको समझ में आ चुका था कि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचेगा। इसीलिए अच्छा होगा कि जाने से पहले वो इनको मार दे, वरना अगर एक भी आदमी जिंदा बच गया तो वो उसके परिवार को नहीं छोड़ने वाला। टॉम उन सभी को एक एक करके मौत के घाट उतार देता है और जब वो आखिरी व्यक्ति को मारने जाता है तो उसके सामने वही अदृश्य शैतान आ जाता है, जिसे देखकर वो पागल होने लगता है। लेकिन अपने आप को पूरी तरीके से संभालते हुए वो सबसे पहले उस आखिरी आदमी को अपनी गोली का निशाना बनाता है और फिर खुद की भी जान ले लेता है। दूर खड़ी मेलोरी गोली की आवाज सुनकर समझ जाती है कि अब टॉम इस दुनिया में नहीं रहा और वो अपने बच्चों की जान बचाने के लिए उसी जगह पर जाने का फैसला करती है जहाँ पर कुछ दिनों पहले रिक ने टॉम को बताया था। वो अपने दोनों बच्चों को उस खतरनाक सफर के बारे में बताती है और ये वही दृश्य था जहाँ से हमारी कहानी की शुरुआत हुई थी। यहीं से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और देखते देखते आज इस सफर में मेलोरी को 2 दिन पूरे होने वाले थे। तमाम मुश्किलों को पार करने के बाद आखिरकार वो अपने सफर के उस अंतिम जानलेवा पड़ाव पर आ जाती है जहाँ से उसकी किस्मत तय होने वाली थी। वो पानी की सबसे तेज धाराओं के बीच नाव में मौजूद थी और थोड़ी दूर जाने पर उसकी नाव पलट जाती है, जिससे वो तीनों नदी में गिर जाते हैं। लेकिन किस्मत से ये तीनों बच जाते हैं और बहादुर मेलोरी उन्हें ढूंढकर जंगल की तरफ बढ़ जाती है। यहाँ उसकी चिड़िया भी सुरक्षित थी। तभी वो शैतान उसके नजदीक आता है और तरह तरह की आवाजें निकालकर आंखों की पट्टी खोलने को कहता है, मगर मेलोरी ऐसा नहीं करती और उससे छुटकारा पाने के लिए थोड़ा सा पीछे हटती है, जिसके कारण उसका पैर फिसलकर एक खाई में गिर जाता है और वहीं वो बेहोश हो जाती है। अब बिना माँ के वो बच्चे उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो शैतान उनका ध्यान भटकाने के लिए मेलोरी की आवाज निकालकर पट्टी खोलने को कहता है और वो बच्चे अपनी माँ की आवाज समझकर पट्टी खोलने ही वाले होते हैं कि मेलोरी होश में आ जाती है और उन्हें ऐसा करने से रोक लेती है। फिर वो लोग चिड़ियों की आवाज को फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। शैतान भी उनका यहाँ साथ नहीं छोड़ता, लेकिन मेलोरी उस जगह पर पहुँचने में कामयाब हो जाती है जिसका पता सिग्नल पर उसे रिक ने दिया था। यहाँ दरवाजा खटखटाते ही कुछ लोग उसे अंदर ले लेते हैं और सबसे पहले उन लोगों की आंखें चेक की जाती हैं, जो कि पूरी तरह से सही थी। फिर उन्हें रिक से मिलवाया जाता है। वो एक ब्लाइंड मैन था और ये जगह एक ब्लाइंड स्कूल थी। यहाँ पर कई लोग जिंदा बचे थे और सब अच्छी तरीके से रह रहे थे। स्कूल में मौजूद ढेर सारी चिड़ियों को रखने के पीछे का कारण ये था कि वो उन्हें शैतान के आने पर आगाह कर देती हैं। और तो और इस जगह पर आधे से ज्यादा लोग अंधे थे, जिसका वो शैतान कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। मेलोरी यहाँ पर अपनी चिड़ियों को भी आजाद कर देती है और फिर उसकी मुलाकात अपनी डॉक्टर से होती है, जिसे जिंदा देखकर वो काफी खुश थी और मेलोरी के साथ उन 2 बच्चों का नाम पूछती है। इस पर मेलोरी आज पहली बार उनका नामकरण करती है और लड़की का नाम उसकी माँ ओलिविया के ऊपर रखती है और लड़के का टॉम के ऊपर। बच्चे अपनी जिंदगी में पहली बार खेलते हैं, जिसे देख मेलोरी काफी खुश होती है, क्योंकि टॉम आखिरकार यही तो चाहता था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। अब हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।